मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है ना। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था आदर्श व्यवहार से विचलन, ठीक है। तो अब आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे तो आदर्श व्यवहार से विचलन तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक तो हमने जो दाब माना था, यानी दाब जो आयतन था हमारा, उसको नगण्य माना था। ये निम्न दाब पर बात तो सही थी, निम्न दाब पर तो बात सही थी, लेकिन जैसे ही उच्च दाब करते हैं तो आयतन में परिवर्तन होते हैं। अब आयतन की, गैस के अणुओं के आयतन की उपेक्षा नहीं कर सकते। बात ये थी। दूसरा था उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है या नहीं करता, इसकी हम उपेक्षा कर रहे थे और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो हेडिंग डाला वांडर वाल्स समीकरण। वांडर वाल्स था जिसने कुछ करेक्शन दिए, यानी परिवर्तन किया, संशोधन किए और एक नई समीकरण दी जिसे वांडर वाल्स समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV = nRT। अब देखो, टेम्परेचर तो जैसा चाहोगे तुम वैसा परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो संशोधन हुए वो किसमें हुए? दाब में और आयतन में। किसमें हुए? दाब में और आयतन में संशोधन हुए। इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं? PI। I से आइडियल होता है और VI दोबारा लिख रहा हूं ना, दोबारा तो इसे क्या लिख रहा हूं? PI VI = nRT। R तो स्थिरांक है और n क्या है? मोलों की संख्या भी स्थिरांक है। वो तो ताप दाब से किसी से भी प्रभावित नहीं होती। और टेम्परेचर को इजीली मेजर किया जा सकता है। जो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो दाब मेजर तो किया जा सकता है, उसकी वजह से आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसका, यानी जो संशोधन हुए, करेक्शंस हुए, किसमें हुए? दाब में और आयतन में करेक्शन हुए, ठीक है। तो PI क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियल गैस के लिए दाब, और ये VI क्या है? आइडियल गैस के लिए आयतन, ठीक है। आइडियल मतलब आदर्श, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण। अब यहां लिखना उपरोक्त समीकरण में निम्न संशोधन किए गए। पहला, दाब संशोधन या आयतन। पहला आयतन लिखो, आयतन संशोधन। आयतन संशोधन क्या है? देखो, आसान है कि जिस आयतन को गैसों के अणुओं के आयतन को जिसे हम छोड़ रहे थे, नगण्य मान के छोड़ रहे थे, उसे ना छोड़ा जाए। हम क्या कर रहे थे? गैस के अणुओं का जो आयतन था उसे क्या मान रहे थे? देखो, VI, और रियलिटी में क्या था? V था। मैं क्या कह रहा हूं? ये था जो हम मान के चल रहे थे आदर्श गैस समीकरण में, और वास्तव में कितना था? V था, ठीक है। अब इस VI के लिए वास्तविकता में, यानी जो हमने एक्सक्लूड किया, इसमें ये क्या था? ये था जो आयतन हमने माना था, वो क्या था? वो रियलिटी में क्या था? ज्यादा था। तो मुझे VI चाहिए, तो मैं VI इक्वल टू लिखाऊंगा V में से कुछ घटाऊंगा, मैं कह रहा हूं उसे X घटाऊंगा। अब ऐसा कहा गया कि जो गैसों का आयतन था, ठीक है, जहां गैस
जैसे गैस के अणु का अपना आयतन होगा, उस आयतन में गैसें मुक्त रूप से विचरण नहीं कर पाती हैं। उस आयतन में गैसें मुक्त रूप से विचरण नहीं करती हैं। उस आयतन को क्या कहा गया? बी कहा गया। और इसे बी से क्या? अपवर्जित आयतन। क्या कहा गया? अपवर्जित आयतन। अपवर्जित से मतलब क्या होता है? छोड़ा गया। अपवर्जित आयतन या छोड़ा गया आयतन, या इसे कहते हैं अपवर्जन का मतलब होता है मना किया हुआ, यानी छोड़ा हुआ, त्यक्त, अपवर्जित आयतन। इसे हम छोड़ रहे थे और हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। यदि गैस के कितने मोल हो? n मोल हो, तो छोड़ा गया आयतन कितना होगा? Nb होगा। कितना होगा? तो मैं लिखूंगा जो आइडियल गैस का आयतन है Vi इक्वल टू V माइनस Nb। देखो मैं करूं Vi प्लस Nb, ये तो वास्तविकता का आयतन है, इतना आयतन तो होता है, जबकि क्या माना? ये क्या है? वास्तविक आयतन है। क्या है? ये V वास्तविक आयतन है। और हम इसे मान के नहीं चल रहे थे, तो हम इसे मान के चल रहे थे, तो लिख सकते हैं। तो Vi इक्वल टू हो गया V माइनस Nb। ये क्या है? छोड़ा गया आयतन है, जिसे हम कह रहे थे कि, और इस आयतन में गैसें स्वतंत्र विचरण नहीं करती हैं। और ये किसके लिए है? वास्तविक गैसों के लिए है। आदर्श गैसों के लिए Vi है, आदर्श गैसों के वास्तविक गैसों के लिए Vi क्या होगा? V माइनस Nb होगा। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए V माइनस Nb होगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं दाब संशोधन। दाब संशोधन क्या है? अब हम जानते हैं, देखो अब इस बात की, देखो पहले D के बारे में गणना कर लेते हैं। इसे कहते हैं अपवर्जित आयतन की गणना। पहले ये देख लेते हैं अपवर्जित आयतन की गणना। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये दो अणु हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्या क्या है? सिग्मा बाई 2। क्या है? ये दोनों समान है, एक ही आकार के बनाना। और इसकी त्रिज्या क्या है? ये सिग्मा है। और ऐसा कहा जाता है, या ऐसा ही होता है, कि जो ये त्रिज्या है और ये आयतन है, त्रिज्या कितनी है इसकी? सिग्मा। सिग्मा है तो इसकी त्रिज्या क्या है? सिग्मा बाई 2। क्या होगी? सिग्मा बाई 2। और इसकी त्रिज्या भी क्या है? सिग्मा बाई 2। अब दो अणु लिए, या समझो अणुओं का एक युग्म लिया। जब ये टकराते हैं, तो मैंने टकराने की अवस्था दिखाई, ये टकरा रहे हैं, और टक्करें कैसी हैं? प्रत्यास्थ हैं। टक्करें कैसी है? प्रत्यास्थ हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण लागू होता है। म्यूचुअल कोलिजन्स क्या होते हैं? उनमें ऊर्जा का ह्रास या कमी नहीं होती। कमी से मतलब उन दोनों अणुओं के पास ही रहेगी ऊर्जा, उन दोनों अणुओं के पास ही रहेगी। उदाहरण सहित मैंने समझाया था। तो इस क्षेत्र में एक बात बताइए, जब मैंने कहा ये कोलिजन कर रहे हैं, यानी टक्करें कर रहे हैं, तो टक्कर करने से पहले भी नहीं, करने के बाद भी नहीं, तो ये क्षेत्र जो होगा, ये क्षेत्र पूरा, ये क्या होगा? ये अपवर्जित क्षेत्र होगा, या अपवर्जित आयतन होगा, जिसमें और कोई अणु उपस्थित नहीं हो सकता। ये क्या है? इस क्षेत्र में, इस आयतन में अणु मुक्त रूप से विचरण नहीं करते। मैं कह रहा हूं ये हटाया हुआ भाग है, जो विचरण के लिए उपस्थित नहीं होता, विचरण के लिए उपस्थित नहीं होता। तो कई वैज्ञानिकों ने, जो मैंने डार्क किया है हल्का सा, वो क्या है? अपवर्जित आयतन है। यदि मैं दिखाना चाहूं कि एक कण का या एक अणु का आयतन क्या होगा? देखो आयतन क्या होता है?
3/2 पाई आर क्यूब, ये होता है 3/2 पाई आर क्यूब, सॉरी 3/2 नहीं 4/3 भाई बैठ 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब यही होता है। तो आर क्या है, यहां त्रिज्या को मैंने कहा सिग्मा बाई 2, क्या है सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर, सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर तो मैं लिखूंगा वो 4/3 पाई और सिग्मा स्क्वायर अपॉन तो 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 1/, ये एक डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, ये किसका एक अणु का आयतन है। जबकि 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 एक अणु युग्म के लिए अपवर्जित क्षेत्र, अपवर्जित आयतन दिख रहा है क्या, ठीक है अपवर्जित आयतन यहां लिख रहा हूं, दूसरी साइड लिख रहा हूं। ऐसा करो पहले थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा वेट रहेगा क्योंकि स्पेस की मुझे नीड होगी, स्पेस की मुझे नीड होगी, ठीक है मैं ऊपर लिख दूं क्या, पहले थोड़ा सा लिख लो ना, पहले थोड़ा सा लिखो किसके बारे में, आयतन संशोधन के बारे में। और आयतन संशोधन में ही पढ़ेंगे अपवर्जित आयतन की गणना, परिकलन, ठीक है पहले लिखो आयतन संशोधन। वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन, वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जाता, वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जाता, नगण्य नहीं माना जाता या नगण्य नहीं होता। माना कि एक मोल में उपस्थित अणुओं का आयतन B है, अणुओं का आयतन B है। और गैस के आयतन में गैस के आयतन में गैस के n मोल उपस्थित हैं, गैस के आयतन में गैस के n मोल उपस्थित हैं, n मोल उपस्थित हैं, तो गैस के कुल अणुओं का आयतन, Nb होगा, गैस के कुल अणुओं का आयतन Nb होगा। अर्थात इस आयतन में अणु या इस आयतन में अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता, इसे अपवर्जित आयतन कहा जाता है, इसे अपवर्जित आयतन कहा जाता है। अतः अणुओं के
अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए, अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन, अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन, उपलब्ध आयतन VI इक्वल टू V माइनस एन बी, VI इक्वल टू V माइनस एन बी, ठीक है। यहां से इरेज कर रहा हूं, अब हमें स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, है ना। अब लिखना अपवर्जित आयतन का, ऐसे अपवर्जित आयतन का या आयतन की गणना, अपवर्जित आयतन की गणना, ठीक है। तो लिखना थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, 2 लाइन, ये टक्कर वाली स्थिति बतानी है, लिख के लिखो। गैस के अणुओं की, गैस के अणुओं की रचना, गैस के अणुओं की रचना ठोस गोलाकार, गैस के अणुओं की रचना ठोस गोलाकार मानी जा सकती है, ठोस गोलाकार मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। मानी जा सकती है जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं, ये एक दूसरे के समीप आते हैं, तो इनकी स्थिति चित्र अनुसार रहती है, चित्र अनुसार रहती है। नेक्स्ट लाइन में माना गैस के अणुओं का व्यास या त्रिज्या लिख सकते हैं। माना गैस के अणुओं का व्यास सिग्मा है, माना गैस के अणुओं का व्यास सिग्मा है, जब अणु एक दूसरे के निकटतम होते हैं, जब अणु एक दूसरे के निकटतम होते हैं तो वह आयतन, जब अणु एक दूसरे के निकटतम होते हैं तो वह आयतन अपवर्जित आयतन कहलाता है, वह आयतन अपवर्जित आयतन कहलाता है। तो नेक्स्ट लिखना, अब एक अणु का आयतन 4/3 पाई r क्या है, सिग्मा बाई 2 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। एक अणु युग्म का अपवर्जित आयतन, एक अणु युग्म का अपवर्जित आयतन कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और डायरेक्ट ही दिया हुआ है, 4/3 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, इतना होता है, ठीक है, इतना होता है। एक अणु युग्म देखना, चूंकि एक अणु युग्म का अपवर्जित आयतन इतना है, अतः या इसलिए एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन
अपवर्जित आयतन। ये एक अणु युग्म के लिए था, यानी दो अणुओं के लिए था। मैं क्या कह रहा हूं, यह है जो अपवर्जित आयतन मैंने लिखा, एक अणु युग्म का मतलब दो अणु, युग्म बोला है मैंने, युग्म पेयर, तो दो अणुओं के लिए था। तो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन कितना होगा, 1/2 गुणा 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो ये कितना होगा, देखो 1/3 पाई सिग्मा क्यूब, पाई सिग्मा क्यूब, ठीक है। एक मिनट, 1/2, हाँ ऊपर 2 भी तो बचा, 2/3 पाई सिग्मा क्यूब बचा, यहां से 2 बचा ना, ठीक है। ये एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन है, जबकि एक अणु का, ये डायरेक्ट लिखना है, ये कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ याद रखना है ये टर्म। और मुझे क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा एक अणु के लिए। अब ध्यान से देखो, इस टर्म को देखो और इस टर्म को, यानी जो ये वैल्यूज हैं, मान हैं। अब यदि मैं देखो एक अणु के आयतन को डिवाइड कर दूं, यानी 2/3 गुणा पाई सिग्मा क्यूब, ये रहा, इससे डिवाइड कर दो एक अणु के आयतन से, 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6, ये 2/3 अपॉन 1/6, ठीक है। बचेगा तो देखो 2/3 गुणा 6/1, कितना आया, आंसर आएगा 4। यानी अपवर्जित, एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन अणु के वास्तविक आयतन से कितना होता है, 4 गुना होता है, ये लिखा है 4 गुना। अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये आयतन कितना होता है, ये अपवर्जित आयतन होता है। इसका मतलब इस अणु के एक अणु पास आया है, ना तो इधर से कोई अणु आ सकता है, यानी दो अणु एक साथ टक्कर नहीं कर रहे हैं, ना ही यहां आएगा ना ही यहां आएगा। तो यह क्षेत्र क्या होगा, ये क्षेत्र अपवर्जित क्षेत्र है या अपवर्जित आयतन है। ये क्या है, अपवर्जित आयतन है। तो 4/3 पाई सिग्मा क्यूब क्या है, दो अणुओं के लिए अपवर्जित है, एक अणु के लिए क्या हो गया 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो मेरे पास क्या आया रिजल्ट, 4 गुना होता है वास्तविक, एक अणु के वास्तविक आयतन से अपवर्जित आयतन कितना होता है, 4 गुना होता है। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लिख रहा, यहां लिख लेते हैं, एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन वास्तविक आयतन का, वास्तविक अणु के वास्तविक आयतन का, अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो ये क्या है, ये b के इक्वल माना जा सकता है, क्या 2/3 पाई सिग्मा क्यूब, क्या माना जा सकता है, b के इक्वल माना जा सकता है। लेकिन याद रहे यह एक अणु के लिए है, या मैं ऐसा b नहीं लिखूं तो अतः n, कैपिटल N लिखा मैंने, n अणुओं के लिए, अपवर्जित आयतन कितना होगा, इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, n से गुणा कर दें, तो उसे कहूंगा b, तो b होगा 2/3n पाई सिग्मा क्यूब, क्या होगा 2/3n पाई सिग्मा क्यूब, ठीक है। या देखो ध्यान से, 2/3 पाई n सिग्मा क्यूब, या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए क्या लिख सकता हूं,
मैंने लास्ट में 1/6 निकाला था, और 1/6 क्या था, ये था 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो मैं b को क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा 4 गुना है वास्तविक आयतन का क्या है, देखो एक तो ये लिख सकता हूं, और एक क्या लिख सकता हूं, देखो 4n भी तो है, ये रहा है, इसे n तो n, और 4 गुना किसका है, इसका, गुना 4/3 पाई सिग्मा, ये क्या था, वास्तविक आयतन था, क्या था, वास्तविक आयतन। तो 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब, ये क्या होगा, ये अपवर्जित आयतन होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, देखो ध्यान से, इसका आधा अपवर्जित आयतन इतना, तो इसका आधा करेंगे एक अणु के लिए, और एक अणु और इसका और एक अणु के आयतन का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 गुना आएगा। तो मैं 4 गुना लिखूंगा एक अणु का आयतन, तो कुल कितने अणु है, 4 अणु, n है, तो मैं लिखूंगा 4n मल्टीप्लाई 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब, सिग्मा बाई 2 का क्यूब ब्रैकेट पर। ये क्या है, अपवर्जित आयतन है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आपको अणु का व्यास देगा या अणु की त्रिज्या देगा, और डायरेक्ट पूछेगा इतने अणु के लिए अपवर्जित आयतन की गणना करो, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग डालना दाब संशोधन, क्या डालनी है, दाब संशोधन। आयतन संशोधन तो हमने पढ़ लिया, दाब संशोधन देखेंगे। दाब संशोधन क्या है, देखो क्लियरली बताता हूं, क्लियरली कि मान लो किसी पात्र में, हेडिंग डालना दाब संशोधन, दूसरा है दाब संशोधन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो ये चैम्बर है जिसमें अणु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब अणु गति करते हैं, मान लो किसी एक अणु की बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक यहां है एक अणु, ठीक है, इसके चारों ओर अणु उपस्थित है, मान लीजिए यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे 5-6 अणु प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि इस ये जो अणु है इस पर आकर्षण बल होता है। तो कहना बुरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी अणुगति सिद्धांत में माना था कि आकर्षण बल नहीं है, ना ही प्रतिकर्षण है, जबकि होता है। तो मैं कहूंगा इस पर आकर्षण बल है। जब यह अणु इस दिशा में या इस दीवार पर या इस दीवार पर टकराता है तो इस पर आकर्षण बल लग रहा है। तो जितनी जोर से, जितनी तेजी से ये टकराना चाहिए उतनी जोर से नहीं टकरा पाता। क्यों नहीं टकरा पाता? क्योंकि और अणुओं से ये अणु आकर्षित हो रहा है, या ये भी और अणुओं को आकर्षित कर रहा है और ये खुद भी आकर्षित हो रहा है। एक बात बताओ, तुम दो दोस्त हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ तुम अपने दोस्त को थप्पड़ मारो या तुम्हारा दोस्त तुम्हें थप्पड़ मारे, दोनों का हाथ और या किसी एक का शरीर दोनों पर बराबर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बराबर बल लगाएगा ना। तो ठीक है, तो यहां देखो, यहां अणु है तो ये अणु इसे आकर्षित कर रहा है, तो यहां भी एक अणु होगा वो भी इसे आकर्षित कर रहा होगा, यहां भी एक अणु होगा वो भी इसे आकर्षित कर रहा होगा, यहां भी एक अणु होगा वो भी इसे आकर्षित कर रहा होगा। तो मिनिमम कितने अणु ले रहा हूं मैं ले रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 अणु इस दीवार पर जो टकराने वाला है अणु उसको 5 साइड से दिखा रहा हूं। जब भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस अणु को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। मान लो एक स्थिति जहां ये कण है इस पर कोई आकर्षण बल नहीं है, जितनी तेज ये टकराएगा ये अणु, और मान लो इसी पर आकर्षण बल लगाऊं यानी पीछे खींचने वाला बल लगा दूं, तो जितनी तेजी से टकराना चाहिए उतनी तेजी से नहीं टकरा पाता, उतना दाब उत्पन्न
नहीं कर पाता। क्या कह रहा हूं मैं? उतना दाब उत्पन्न नहीं कर पाता, तो पी आई होगा। क्या होगा? पी माइनस पी डैश। अब पी डैश क्या है? ये पी डैश है जितनी दाब में कमी हुई है। यदि मैं कहता दाब में कोई कमी नहीं हुई तो पी आई इक्वल टू पी हो जाता। आकर्षण बल है तो इसलिए इतने दाब की कमी हो रही है, और यह दाब किस पर निर्भर करता है? गैस के अणुओं के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कम आयतन में कितने अणु भरे हुए हैं, यानी कितने अणु उपस्थित हैं, कितने आयतन। तो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, अब द्रव्यमान क्या? जितने ज्यादा अणु होंगे उतना ज्यादा द्रव्यमान होगा, यानी कम द्रव्यमान में यदि कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान भरा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, यदि इसका उल्टा हो तो घनत्व कम होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, तो घनत्व जो है उस पर P डैश निर्भर करता है, प्रोपोर्शनल टू होता है किस पर? nm अपॉन v। क्या होता है? और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास, यानी अणुभार है। m क्या है? अणुभार है। तो अणुभार किसी गैस के लिए क्या होता है? स्थिर होता है, तो P डैश लिखा जाता है प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v स्क्वायर में। ये तो मैंने गैस लिखा है, और मेजर किया गया n अपॉन v स्क्वायर है। जब इस प्रोपोर्शनल टू साइन हटाते हैं तो P डैश क्या होता है? an अपॉन v, इसके n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यानी a क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, बात क्लियर? तो लिखेंगे दाब संशोधन में, दाब संशोधन में अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं। देखो, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं, और टकराकर लौटने के बाद वे सीधी रेखा में गमन करते हैं। टकराने के बाद वे सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था टक्करें कैसी होंगी? प्रत्यास्थ, इलास्टिक होंगी। सीधी रेखा में गति करते हैं। टकराने के इस प्रक्रम में पात्र की दीवारों पर बल लगता है। पात्र की दीवारों पर बल लगता है जिसे गैसीय दाब कहते हैं। पात्र की दीवारों पर दाब लगता है जिसे गैसीय दाब कहते हैं। गैसीय दाब कहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में हम यह मानते हैं कि अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है। इस पूरे प्रक्रम में हम यह मानते हैं कि गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं है, परंतु वास्तविक गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल होते हैं। इस आकर्षण के कारण
अणु आकर्षण के कारण गैस अणु जितने बल से, जितने, या ऐसा लिख सकते दाब ज्यादा बढ़ रहा है, जितने दाब से टकराने चाहिए, जितने दाब से टकराने चाहिए उतने दाब से नहीं टकरा पाते। इस आकर्षण बल के कारण गैस के अणु जितने दाब से या जितने बल से टकराने चाहिए उतने बल से नहीं टकरा पाते, नहीं टकरा पाते, नहीं टकरा पाते। अतः Pi इक्वल टू P माइनस P डैश, सॉरी उल्टा लिख दिया, P इक्वल टू Pi, यानी जो दाब होगा इसमें जो आदर्श गैसों के लिए था ये दाब था, जबकि इतना नहीं होता, इतना कम होता है तो दाब कितना आएगा P, तो Pi इक्वल टू लिखना P प्लस P डैश, Pi लिखना P प्लस P डैश, P प्लस P डैश, ठीक है। Pi इक्वल टू P प्लस P डैश, क्लियर, ठीक है। और कुछ भी देख सकते हैं और इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिजल्ट लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये P डैश किस पर निर्भर करता है, ये Nm अपॉन V पर निर्भर करता है। और ऐसा देखा गया P डैश प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, N अपॉन V की पावर 2 के। तो P डैश इक्वल टू होगा AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब मेरे पास दाब संशोधन भी है और आयतन संशोधन भी है और इन सभी के मान को कहाँ रखूंगा, वान डेर वाल आदर्श गैस समीकरण में रखूंगा, तो मेरे पास वान डेर वाल समीकरण निकल के आएगी। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।